हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का स्टडी किया था। अब फ्लक्स का स्टडी थोड़ा सा रिकॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा गॉस लॉ, उसके लिए फ्लक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी। हमने क्या सीखा था फ्लक्स में, याद करो। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज़ नथिंग बट अ नंबर ऑफ लाइन्स। फ्लक्स इज़ नथिंग बट अ नंबर ऑफ लाइन्स। किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। और उसका फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स इज गिवन बाय डी एस कॉस थीटा। और अगर टोटल फ्लक्स हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। टोटल फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और ये होगा वेक्टर। और वेक्टर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा ई डी एस कॉस थीटा। याद है, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ हम गॉस थ्योरम के लिए अप्लाई करने वाले, या गॉस लॉ के लिए अप्लाई करने वाले। ठीक है, याद रखो। फ्लक्स याद आया कुछ? नंबर ऑफ लाइंस हमने स्टडी किया था, नहीं तो हमारा पिछला वीडियो देख लो फ्लक्स के लिए। अगर फ्लक्स समझ में आया तो ये कंसेप्ट हमारा गॉस लॉ जो हम सीखने वाले थे वो बहुत ही ईजी है। चलो आते हैं अब गॉस लॉ। गॉस लॉ है क्या? ओके, सो कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने ये लॉ बनाया है, इसलिए उसको गॉस लॉ कहा जाता है। ये हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताने वाला लॉ कौन सा है? गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या देता है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम Q कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं? Q। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इन दोनों में रिलेशन बताने वाला लॉ कौन सा है? गॉस लॉ। जैसे कि कूलोम्स लॉ था हमारा, फोर्स और चार्ज में रिलेशन बताना था। अब वैसे ही ये एनालॉगस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में रिलेशन बताता है। ये समझ में आ गया? तो अब गॉस लॉ का यूज़ आपको 12th में होगा। गॉस लॉ का यूज़ आपको 12th में है, इसके एप्लीकेशन आपको 12th में है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट हो गया तो पहले ही एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो उसमें करते क्या है? गॉस लॉ का यूज़ किस हिसाब से करते हैं, या गॉस लॉ का यूज़ कहाँ होता है? तो गॉस लॉ का यूज़ होता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स ई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, गॉस लॉ हमें क्या देता है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो बताने का। और वो फाइंड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें गॉस लॉ का हेल्प लेना पड़ता है। तो गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? तो गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ एक तो रिलेशन बताता है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और दूसरा ये हमें हेल्प करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में। ये फॉर्मूला या ये हमें मेथड देता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने। चलो आते हैं तो गॉस लॉ क्या है वो देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ क्लोज सरफेस। ओके, कंसिडर क्लोज सरफेस। कंसिडर क्लोज्ड सरफेस एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। ओके, कोई भी शेप हो क्लोज सरफेस का, आप कैसे भी उसको ड्रॉ कर सकते हो। नो मीन्स कोई भी शेप का आप एक क्लोज सरफेस ले सकते हो विच एनक्लोज नंबर ऑफ चार्जेस। विच एनक्लोज नंबर ऑफ चार्जेस। अब इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस। हमें क्या फाइंड करना है? गॉस लॉ। तो हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे एक चार्ज को कंसिडर करके। ठीक है, एक क्लोज सरफेस है, उसमें बहुत सारे चार्जेस है। तो पहले तो हम एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, इसमें नंबर ऑफ चार्ज है, हम उसमें से एक ही चार्ज कंसिडर करेंगे। कंसिडर चार्ज P, और सॉरी कंसिडर चार्ज प्लस Q, कंसिडर चार्ज प्लस Q एट पॉइंट O। एक चार्ज हमें कंसिडर करना है, ये है हमारा पॉइंट O, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे क्या है प्लस Q चार्ज है। अब ये समझ में आ गया कि O इस पॉइंट पे हमने प्लस Q चार्ज रखा है, तो अब इस प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। इस प्लस Q चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इस सरफेस से बाहर आएंगी। तो इस सरफेस में टोटल फ्लक्स कितना होगा या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या इस क्लोज एरिया में हमने एक चार्ज को रखा है, तो अब इसमें से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, तो फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज सरफेस में। तो हमें क्या करना होगा, फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले छोटा सा सरफेस लेना होगा। पहले क्या करना होगा, छोटा सा सरफेस, छोटे से सरफेस से कितने लाइन पास करती है, देन उसका टोटल हमें फाइंड आउट करना होगा। तो पहला एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, ओके। कंसीडर, अब हम क्या करेंगे इसमें, नाउ स्मॉल एरिया ds हम कंसिडर करेंगे इसमें। अब मैं थोड़े थोड़े पॉइंट लिखते हो, हम क्या पहले कंसिडर करेंगे, स्मॉल एरिया ds इस क्लोज सरफेस पे। यहां हमने एक स्मॉल एरिया ds ले लिया, इस ds एरिया पे हम लेंगे पॉइंट P। क्या लेंगे, पॉइंट P। ये पॉइंट P O से कितने डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट P O से डिस्टेंस पे r इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r इतने डिस्टेंस पे। एक क्लोज सरफेस लिया जिसका वैल्यू कितना है, ds। ये स्मॉल एरिया लिया है हमने, क्लोज सरफेस में स्मॉल एरिया कितना लिया, ds पे उस एरिया पे एक पॉइंट है P, उस छोटे से एरिया पे एक पॉइंट है P, ओके। O से P तक का डिस्टेंस कितना है, r। अब दो टाइप के वेक्टर होंगे, एक होगा हमारा, ये होगा हमारा एरिया वेक्टर ds, ये होगा हमारा एरिया वेक्टर ds हमारा वेक्टर है। और दूसरा होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन, मीन्स यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करेगा E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब दोनों में एंगल कितना होगा, दोनों में एंगल है अब हमारा थीटा, दोनों में एंगल कितना है, थीटा इतना एंगल है। ये समझ में आ गया क्या हुआ, O पॉइंट पे एक चार्ज रखा है, इस टोटल क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा या कितना फ्लक्स होगा इस सरफेस में से, वो हमें फाइंड आउट करना था। वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पहले छोटा सा सरफेस कंसिडर किया। तो हमने एक छोटा सा सरफेस लिया जिसका एरिया कितना है, ds। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E इतनी जा रही है, कितनी जा रही है, E इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। उस एरिया का एरिया वेक्टर ds परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड और ds में एंगल कितना है, थीटा इतना एंगल है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds। अब ये स्मॉल एरिया के लिए हम सॉल्व करते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने स्टडी किया है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू ई ds cos थीटा। ये फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, ई ds cos थीटा। तो अब इसमें से हम पहले E का वैल्यू फाइंड करेंगे, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, E का वैल्यू। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E
एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, ई का वैल्यू कहाँ, एट पॉइंट पी पे, कहाँ फाइंड करना है, एट पॉइंट पी पे। तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना चार्ज है, क्यू, डिस्टेंस ओ और पी दैट इज आर, क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इंटू डी एस कॉस थीटा, इंटू डी एस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, तो हम कहेंगे डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, ये समझ में आ गया। अब डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, इसे कहा जाता है सॉलिड एंगल, इसे क्या कहा जाता है, सॉलिड एंगल। बट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर इज सॉलिड एंगल, क्या है ये, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम इंडिकेट करते हैं डी ओमेगा से, किससे इंडिकेट कर रहे हैं, डी ओमेगा। देयरफॉर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू डी ओमेगा। अब आप कहोगे कि सॉलिड एंगल क्या है, हमने देखा है नॉर्मल एंगल होता है, जो किसी भी इस तरह से जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल एंगल, और यहाँ होता है आर्क, यहाँ होता है आर्क, तो ये नॉर्मल एंगल हो गया। अगर आर्क की जगह एरिया है, आर्क की जगह एरिया है, तो इस एंगल को हम कहेंगे सॉलिड एंगल। ये चैप्टर 1 में आपका हुआ है, मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसका वीडियो देख लो आप, यूनिट एंड मेजरमेंट का अपने गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे अवेलेबल है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है और प्लेन एंगल क्या होता है। तो सॉलिड एंगल मीन्स अगर एरिया, अगर हम एनक्लोज करते हैं तो वो एरिया जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज अ सॉलिड एंगल। तो यहाँ ये एरिया देखो, ये एरिया यहाँ एंगल बना रहा है ओ की तरफ, दैट इज नोन एज अ सॉलिड एंगल, और उससे इंडिकेट किससे करेंगे हम, डी ओमेगा से इंडिकेट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस ब्रैकेटेड टर्म का वैल्यू क्या आ गया, डी ओमेगा। तो हम पुट कर देंगे, अब यहाँ डी ओमेगा पुट कर देंगे, इस जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी ओमेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। क्या हो गया हमारा वैल्यू, डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा, सॉलिड एंगल हमने पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया फ्लक्स, किसकी वजह से फ्लक्स, देखो ये फ्लक्स, अब कितना फ्लक्स पास कर रहा था हमने फाइंड आउट किया, वो फ्लक्स कितने एरिया से पास कर रहा है, ds इतने एरिया से, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, इतना फ्लक्स छोटे से एरिया से। तो इस टोटल एरिया में से, ये टोटल क्लोज एरिया में से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो ऐसे हम सारे सरफेस को, छोटे छोटे सरफेस को ऐड करेंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, टोटल। और टोटल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का, क्लोज सरफेस या कंटिन्यूस सरफेस, ये क्या है, कंटिन्यूस सरफेस। तो कंटिन्यूस जब होगा तो हम समेशन नहीं कंसिडर करते, हम क्या कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, डी फाई, तो टोटल एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन। तो अब हम आते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो हम कहेंगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ये हमने स्टडी किया है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये तो होता है, लास्ट वीडियो में देख लो, ई डी एस। और अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे डी फाई का वैल्यू तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, ये क्या होगा, डी ओमेगा। लेकिन अब इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, इसमें से क्या आएगा, कांस्टेंट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर, बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। और सॉलिड एंगल का अगर हम इंटीग्रेशन मेजर करते हैं ओवर क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू 4 पाई, उसका वैल्यू क्या होता है, 4 पाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई ओवर क्लोज सरफेस, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे अब। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, 4 पाई कट हुआ, ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो टोटल फ्लक्स कितने चार्ज की वजह से, क्यू इतने चार्ज की वजह से, क्यू इतने चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स कितना आया, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0। अब हमने देखो पहला स्टेटमेंट क्या किया था, याद करो, पहला स्टेटमेंट क्या किया था हमने, कंसिडर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप विच एनक्लोज नंबर ऑफ चार्जेस। वो क्या करते हैं, बहुत सारे चार्जेस को एनक्लोज करते थे, उसमें से हमने कितना चार्ज लिया था, प्लस क्यू चार्ज, उसमें से हमने कितना चार्ज लिया था, प्लस क्यू चार्ज। तो और बहुत ज़्यादा चार्ज होंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना पास करता है क्लोज सरफेस में से, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। नाउ अगर चार्ज Q1 होंगे तो चार्ज कितने होंगे, Q1 होंगे, उस केस में क्या होगा, टोटल फ्लक्स ड्यू टू Q1 चार्ज, ड्यू टू हम लिखते हैं प्लस Q1 चार्ज, टोटल फ्लक्स ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस कितना होगा, ये होगा फ्लक्स 1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। सिमिलरली टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 इज पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर ऐसे ही हम लेंगे टोटल फ्लक्स ड्यू टू प्लस Qn चार्ज, क्या होगा, फाई n इज इक्वल टू Qn बाय एप्सिलॉन 0, Qn बाय एप्सिलॉन 0। ये समझ में आ गया। तो लास्ट वाला जो हमने फॉर्मूला, Q इतने चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q1 इतने चार्ज होंगे तो फ्लक्स कितना होगा, Q1 बाई एप्सिलॉन 0। Q2 इतने चार्ज होंगे तो फ्लक्स कितना होगा, Q2 बाई एप्सिलॉन 0। Q3 इतने चार्ज होंगे तो फ्लक्स कितना होगा, Q3 बाई एप्सिलॉन 0। ऐसे Qn इतने चार्ज होंगे तो फ्लक्स कितना होगा, Qn बाई एप्सिलॉन 0। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा देन, ये सारे चार्ज क्लोज सरफेस में प्रेजेंट है, ये सारे चार्ज क्लोज सरफेस में प्रेजेंट है। अब इस केस में इस सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा, एडिशन ऑफ ऑल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0। ऐसे सारे फ्लक्स को हम ऐड करेंगे अप टू Qn एप्सिलॉन 0, और इसी को हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन Qi अपॉन एप्सिलॉन 0 वेयर I स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n। अगर हम सारे चार्ज को इकट्ठा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल Q। सो टोटल चार्ज इज नथिंग बट अ कैपिटल Q।
कैपिटल Q is the addition of all charges, capital Q is the addition of all charges, where Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn. So flux is equal to Q upon epsilon 0, या फिर इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to integration of E dot ds is equal to Q upon epsilon 0. ये हमारा गॉस लॉ है, ये क्या है हमारा गॉस लॉ. अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे क्लोज सरफेस में, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फ्लक्स बाहर जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, बाहर जाएगा. अगर निगेटिव चार्ज होंगे तो फ्लक्स अंदर आएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स. और अगर सरफेस से चार्ज बाहर रहेंगे, अगर सरफेस से चार्ज क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ये क्लोज सरफेस है और चार्ज बाहर है, तो इसमें से जाने वाला फ्लक्स ज़ीरो होता है, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही फ्लक्स क्या करता है, लीव करता है. जितनी लाइंस इसमें एंटर करती है क्लोज सरफेस में, उतनी लाइंस क्या करती है, लीव करती है. तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो. तो जब चार्ज बाहर होता है तो फ्लक्स जीरो. क्योंकि दूसरा भी एक रीज़न है, क्योंकि सरफेस या क्लोज सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज नहीं किया है, उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज बाहर है तो इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो यही हमारा स्टेटमेंट है, यही हमारा क्या है, स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या कहता है, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड over closed surface is net charge enclosed by closed surface divided by epsilon 0, divided by epsilon 0. Simply flux due to electric field or flux due to electric field is equal to charge divided by epsilon 0, charge divided by epsilon 0. ये होता है गॉस लॉ. सो गॉस लॉ क्या कहता है हमें, गॉस लॉ हमें कहता है द नेट फ्लक्स ऑफ net electric field, the flux, हम लिखते हैं the flux of net electric field. कैसे लिखते हैं flux of net electric field, flux of net electric field ds, ऐसे ही लिखते हैं ना, इसी को कहते हैं फ्लक्स. फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस, किससे जा रहा है, थ्रू क्लोज्ड सरफेस. तो ये फ्लक्स कहां से जा रहा है, क्लोज सरफेस में से जा रहा है. इज इक्वल टू चार्ज enclosed by, charge enclosed by surface, charge enclosed by surface. कितने चार्ज enclose किए हैं, Q divided by epsilon 0, divided by epsilon 0. ये समझ में आ गया, यहाँ फॉर्मूला भी लिखता गया और हमने स्टेटमेंट भी लिखा है. द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0. ये है हमारा गॉस लॉ. गॉस लॉ समझ में आया. इसका यूज़ हमें 12th में है, तो इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन हमें 12th में आ रहे हैं. सिंपल, हमने क्या किया, अब शॉर्ट में स्टेप हमने रिवाइज करते हैं. पहले हमने क्या किया, पहले हमने फ्लक्स को बारे में सीखा. फ्लक्स क्या होता है, इन ई डी एस कॉस थीटा. देन हमने क्या फाइंड किया, ई का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर. ये वैल्यू हमने इसमें पुट किया, फ्लक्स के फॉर्मूला में हमने ये वैल्यू पुट किया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पुट करने पे हमें सॉलिड एंगल मिला. तो सॉलिड एंगल के टर्म में फॉर्मूला आ गया हमारा डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा. ये हो गया सॉलिड एंगल. देन इसका इंटीग्रेशन किया, क्या किया,
इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने पे टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई, 4 पाई 4 पाई कट, ये आ गया। अगर Q चार्ज के लिए फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है तो Q1 के लिए, Q2 के लिए, Q3 के लिए हमने फाइंड आउट किया, सबको ऐड कर दिया, सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हमने टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट किया। तो सिंपल स्टेप याद रखो, फ्लक्स का फॉर्मूला, उसमें E का वैल्यू पुट करना है, उसका इंटीग्रेशन, सॉलिड एंगल पुट करके उसका इंटीग्रेशन लेना है, देन 4 पाई कट हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, एंड देन उसके बाद हम Q1, Q2, Q3 के लिए अप्लाई करेंगे एंड सबको ऐड कर देंगे, ईजी स्टेप से। तो इसको भूलना नहीं है, बहुत बार एग्जाम में इसका स्टेटमेंट आता है या प्रूफ करने के लिए आता है इसको, या फिर 12th में इसकी एप्लीकेशन आपको उस गॉस लॉ का यूज़ करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ही करना है, क्योंकि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। ये लॉ, ये समझ में आ गया, इजी लॉ है, इसका रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ हम लेक्चर हमारा स्टॉप करते, ओके।